गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस वेलकम यू अगेन। I am coming with a new video for you. The name of the video is Human Genome Project. This topic comes under chapter Molecular Basis of Inheritance, chapter number 6 of NCERT. क्लियर है? तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। इससे पहले हम जेनेटिक कोड पे मैं वीडियो बना चुका हूं। आप जेनेटिक कोड के वीडियो को आप देखिए, ट्रांसक्रिप्शन पे वीडियो मैं बना चुका हूं। तो इस सीरीज में नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है ह्यूमन जीनोम लैकोपेरोन पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप देख सकते हैं इसको मेरे चैनल पे। आप जब सर्च करेंगे वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस डालेंगे तो आपको मेरा तो वहां पर आपको सभी वीडियो दिखाई देंगे। तो आप वहां पर सर्च कीजिए और वहां पर अपने इन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, किसमें हमने क्या किया था? इसमें बच्चों हमने जीनोम की स्टडी की थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। उसमें से बच्चों 22 पेयर्स जो हैं वो क्या है? ऑटोजोम्स हैं। हम सभी जानते हैं ऑटोजोम्स हैं। एंड 1 पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। XX इन केस ऑफ फीमेल एंड XY इन केस ऑफ मेल। वी नो दैट। तो ये ठीक है। और जीनोम क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है स्टडी करना हैप्लॉइड सेट की। अगर हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की, अब टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने प्रेजेंट हैं उसकी जो स्टडी हम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। तो हमारे अंदर क्या है? 23 क्रोमोसोम्स की हम स्टडी करेंगे और उसके ऊपर जितने भी जीन्स हैं उनका पता करेंगे कि कितने जीन्स हैं और उनका न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंसेज है उन जीन पर क्या है, वो जीन किसका बना है? डीएनए का बना है। वी नो डैट जीन क्या है? इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर द पॉलीपेप्टाइड। और वो डीएनए क्या है? वो डीएनए की हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं डीएनए की, उस सारे कंप्लीट डीएनए को हम क्या करेंगे? 23 क्रोमोसोम के ऊपर उसकी हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम जीनोम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ये एक मेगा प्रोजेक्ट था बच्चों। ये आपका एक मेगा प्रोजेक्ट था। ये हम आपको बता दें कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो स्टार्ट हुआ था। ये मेगा प्रोजेक्ट है और इस मेगा प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया था किसने? इसको स्टार्ट किया था सबसे पहले ये शुरू हुआ था आपका किस डेट में शुरू हुआ था? मैं थोड़ा सा 2003 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था और ये 2006 तक इसको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 2006 तक पूरा नहीं उसका, और इसको पूरा होने में टाइम लग गया था ये। ठीक है? तो ये 2003 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा कब हुआ? ये 2006 में कंप्लीट हुआ। 13 साल लग गए और ये 1990 के अंदर स्टार्ट हुआ था। मैं गलत बोल गया, 1990 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और 2003 तक इसको पूरा होना चाहिए था कंप्लीट, लेकिन इसको टाइम और लग गया, 3 साल और ज्यादा लग गए। तो इसको 2006 में ये पूरा हुआ। इसका कारण क्या था? क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 1 था, उसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन थे, तो उसकी स्टडी करने में हमको थोड़ा टाइम लगा। इसलिए क्या होगा, इसको पूरा होने में 3 साल और ज्यादा लग गए। क्लियर है? और ये स्टार्टेड किसने किया था? स्टार्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको स्टार्ट किया था 1990 के अंदर। ठीक, क्लियर है? और उसके बाद फिर इसके साथ अदर कंट्रीज भी आकर जुड़ गए थे, जैसे यूके की जो कंट्री थी उसका वेलकम, वहां पर एक यूके की कंट्री का क्या था, वेलकम ट्रस्ट थी, वो मेजर पार्टनर हो गया था। फिर इसमें वेलकम ट्रस्ट ऑफ द यूके बिकम द मेजर पार्टनर हो गया था। क्लियर है? और साथ में फिर जर्मनी भी यहां पर जुड़ गया था आकर, जर्मनी, और फिर जापान भी आ गया था साथ में, फिर फ्रांस आ गया था और चाइना आ गया था। इन सब ने मिलकर क्या किए? ह्यूमन सीक्वेंसिंग की थी।
ठीक है, ह्यूमन जीनोम की स्टडी की थी इन सभी देशों ने मिलकर, ये हमको याद करना है। इसको हमने देखिए, अब एक चीज और था कि जो ह्यूमन जीनोम था, ह्यूमन जीनोम को हमने क्या था, हमको इनको जो जितने भी सीक्वेंसेस निकल कर आ रही थी तो समस्या थी भैया उसको कैसे स्टोर करें। इसके लिए एक हमने नई ब्रांच डेवलप की थी, उस समय बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ब्रांच डेवलप हुई थी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज कर जितना भी हम डाटा निकल कर आया था तो उसको स्टोर करने के लिए हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया था, और साथ में स्टोरिंग करने के लिए उसका, और उसका फिर इसको रिट्राइव करना है उस डाटा को जो हमने स्टोर किया है, फिर उसका एनालिसिस करना है उसका डाटा का। तो इसके लिए उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया था। क्लियर है? तो ये हमको पता होना चाहिए। और ये मेगा प्रोजेक्ट है, ये मैं बता चुका हूं। टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम के अंदर, तो 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन जीनोम के अंदर। हम पढ़ें तो 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं टोटल। और हम एक चीज़ और बता दें, जो 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड को खोजने की, जो एक बेस पेयर को खोजने की जो हमारा खर्चा आया था उस समय $, में वो $3 था। तो टोटल कितने, अब आपको पता ही है, 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर निकल के आए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई थी, $9 बिलियन आ गई थी। तो टोटल कॉस्ट हमारी बनी थी वहाँ पर $9 बिलियन। तो ये हमको बातें याद रखनी है कि क्या कॉस्ट आई यहाँ पर, इसका खर्चा कितना आया, इसको कब ये स्टार्ट हुआ। 90 में स्टार्ट हुआ, 2003 में पूरा होना था लेकिन पूरा हुआ 2006 में। कारण क्या था, क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स है, तो उसकी स्टडी में टाइम लग गया। ठीक है, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स कितने हम आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ। और ये किसने स्टार्ट किया था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था। इसके बाद वेलकॉम जो ट्रस्ट था UK का वो भी जुड़ गया, फिर चाइना आ गया, जापान आ गया, साथ में हमारा फ्रांस आ गया, साथ में क्या आ गया, ये सारी कंट्रीज भी, जर्मनी भी आ गया, और उसने फिर सारे को मिलकर इसको मतलब पूरा किया। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया, हमने बताया बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकल के आई तो उनको स्टोर करने की प्रॉब्लम थी, तो इसमें हमने इसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने उसने स्टोर किया, स्टोर कर लिया, हमने जितना भी डाटा निकल कर आया उसको रिट्राइव किया वहाँ से, और फिर उसको एनालिसिस किया। क्लियर है? तो ये हमको याद करने वाली बातें थी, कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है यहाँ पर कि कौन कौन सी मेथडोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई, व्हाट आर द मेथडोलॉजी यूज्ड, कौन कौन सी मेथडोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। हम अब इसको एक्सक्यूज़ मी, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास बड़ी लगी है, गर्मी ज़्यादा है। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत गर्मी में वीडियो बनाने पड़ रहे हैं मुझे। ठीक है, मेरा जो पंखा है वो भी ख़राब हो रहा है, कम हवा देता है वैसे भी। ठीक है, तो फिर भी मेरा पर्पज़ है, जो मेरा उद्देश्य है मुझसे कभी नहीं भटकता, जो काम करना है वो करना है, और अच्छा काम हमको करना है। इसके बाद है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द अप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर भी बता चुका हूँ, जीनोम होते हैं। अब जीनोम के क्या है मेथडोलॉजी, अब डीएनए है, आप सभी जानते हैं डीएनए के अंदर क्या होता है, कोडिंग पार्ट भी होता है और नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है। डीएनए क्या है, डीएनए के अंदर कोडिंग पार्ट भी मिलेगा। कोडिंग पार्ट क्या होता है, डीएनए का जो कोड कर रहा है किसको, पॉलीपेप्टाइड को। और नॉन कोडिंग पार्ट क्या होता है, जो कोड नहीं करता पॉलीपेप्टाइड को, उसको क्या बोलते हैं, हमको नॉन कोडिंग पार्ट पढ़ते हैं। हम आपको एक चीज और बता दें, ह्यूमन जीनोम से निकल के आया लेस देन 2% ऑफ द डीएनए, लेस देन 2% ऑफ द डीएनए कोड फॉर द पॉलीपेप्टाइड। केवल 2% से भी कम जो डीएनए वो कोड करता है केवल पॉलीपेप्टाइड को। ठीक है, और सारा क्या है, नॉन कोडिंग डीएनए। और इसी नॉन कोडिंग डीएनए का हम बेसिक आगे चलकर रोल शुरू होगा, उसी नॉन कोडिंग डीएनए का रोल प्ले करेगा, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम करेंगे उसका वहां पर रोल शुरू होगा। तो इसमें हमने क्या है, इसमें 2 मेथडोलॉजी यूज किया। जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया तो 2 मेथडोलॉजी को यूज किया गया। एक आता है EST, इसमें आता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। EST का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, आसान है याद करने का, GST से याद कर लीजिए, GST में G हटा दीजिए तो E कर दीजिए, EST बन जाएगा। GST में G हटा दो, E लगा दो, EST याद हो गया। एक्सप्रेस्ड का नाम से शुरू है, एक्सप्रेस
मतलब जो रीजन mRNA को कोड कर रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, mRNA बना रहा है, तो वो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हो गया, आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें सीक्वेंसिंग किया केवल डीएनए के उस पार्ट की हमने सीक्वेंसिंग की जो कोड कर रहा है किसको, पॉलीपेप्टाइड को। क्लियर है, उसको किया कोडिंग पार्ट को। लेकिन दूसरा और लिया साइंटिस्टों ने, क्या किया, सीक्वेंस एनोटेशन टेक्निकली इसमें सारा डीएनए हमने सीक्वेंस किया, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग हो। कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग दोनों पार्ट को इसने क्या किया इसने हमने सीक्वेंसिंग की इसकी। क्लियर है, ये कोडिंग नॉन, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों टेक्निक पूछी जाती है सीबीएसई में। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड बार बार इसको पूछता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से भी ये टेमेटोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, 3 नंबर का पक्का कर लीजिए इसको आप यहाँ आज। ठीक है, समझ लीजिए सारी बातों को, क्लियर कर लें आप, इसको याद कर लें। ठीक है, अब इसके बाद इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे हम डीएनए निकालेंगे, कैसे हम उसको फिर आगे कैसे करते हैं मेथोडोलॉजी में, हम बेसिकली बता रहे हैं। सीक्वेंस एनोटेशन को मैं डिस्कस करूंगा, किस चीज़ में सारा डीएनए हम कंप्लीट कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट की क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे बच्चों। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करना पड़ेगा। कोई सोर्स है, उस सोर्स में से हमने क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। क्लियर है, हमने सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन किया डीएनए को। अब फिर इस डीएनए का क्या किया, फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया। डीएनए तो बहुत बड़ा है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए, फ्रेगमेंट कर लिए। इसके लिए आप बायोटेक में पढ़ा है आपने, एंजाइम यूज करते हैं हम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का काम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज कॉल्ड एज मोलिकुलर सीजर्स, उनको मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। ठीक है, उनको मोलिकुलर सीजर भी कहा जाता है बच्चों। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की मदद से, मोलिकुलर सीजर की मदद से हमने क्या किया, तो उनको कट करा लिया फ्रेगमेंट्स में। अब आपको पता, आपने थोड़ा सा बायोटेक अगर पढ़ी हो आपने, तो बायोटेक में आपको पता है जब छोटे छोटे टुकड़े फ्रेगमेंट्स हमको मिले हैं, तो उस फ्रेगमेंट्स को हमने क्या करना, अब इसको भेजना है होस्ट सेल के अंदर। अब किसी भी चीज़ को हमने उन फ्रेगमेंट्स को होस्ट सेल में भेजना है, होस्ट सेल के अंदर भेजने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हीकल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो वो वेक्टर क्या था, तो हमें वेक्टर यूज करेगा। वेक्टर क्या होता है, एक तो होता है फॉरेन डीएनए बायोटेक में, एक होता है वेक्टर और एक होता है होस्ट। 3 चीजें बायोटेक में यूज होती है, हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। फॉरेन डीएनए जो हमने निकाला है उसको हमने क्या किया, उस डीएनए को फिर वेक्टर की में डालकर उसकी मदद से हम उसको होस्ट में पहुंचाएंगे। क्लियर है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, होस्ट में पहुंच जाएगा। होस्ट में वहां पर क्या होगी, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होंगी उस सेल के अंदर। क्लियर है, यही टेक्निक का यूज हमने बायोटेक की टेक्निक का यूज किया इस मेथोडोलॉजी के अंदर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने आइसोलेशन किया डीएनए का, फिर डीएनए कट इनटू फ्रेगमेंट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर इसको फिर हमने एंडोन्यूक्लियेज से क्या कर लिया, उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से मैंने इसको क्या कर लिया, फ्रेगमेंट्स में क्या कर लिया, इसको कट कर लिया। इसके बाद हमने वेक्टर यूज किया, वैक और वैक YAC वेक्टर यूज करते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज किया ह्यूमन बीइंग के डीएनए के लिए। या फिर हमने यूज किया बैक BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्रोमोसोम हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर के रूप में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये लार्जर साइज, ये स्मॉलर साइज के फ्रेगमेंट को लेके जाएगा, और ये YAC वाला ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये लार्जर साइज के फ्रेगमेंट को लेके जाएगा। यही डिफरेंस होता है इनमें। क्लियर है, अब होस्ट क्या है, होस्ट या तो बैक्टीरिया होगा या यीस्ट होगा। तो ये होस्ट हम यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया और यीस्ट हम होस्ट को यूज़ करेंगे बच्चों। ये हमको पता होना चाहिए, ये होस्ट भी इंपॉर्टेंट है, कौन से होस्ट है और कौन सा वेक्टर है ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, वो फ्रेगमेंट्स को हम क्या करेंगे, जब इसमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी, इसके बाद उन फ्रेगमेंट्स का हम क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे उनके। इसके लिए एक सेंगर मेथड होता है,
ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स होते हैं, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनको सेंगर ने डेवलप किया था, इसको सेंगर मेथड बोलते हैं। उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो उन सीक्वेंसेस को क्या कर सकते हैं, वो सीक्वेंसेस को अरेंज कर लेंगे किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन। उनमें उन फ्रेगमेंट्स में जो ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं उनके बेसिस में उन सीक्वेंसेस को हम क्या कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेंगर मेथड बच्चे। तो ये बच्चों छोटा सा मेथडोलॉजी थी, और कब शुरू हुआ ये बातें मैंने बताई है। इसमें मेथडोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आप जाते हैं स्लाइड फीचर्स पे आते हैं। अब हम आपके आते हैं स्लाइड फीचर को हमने डिस्कस करना आपके साथ कि स्लाइड फीचर क्या क्या होते हैं, इसको हम आज के साथ डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द स्लाइड फीचर्स ऑफ द, अब आपके क्या है स्लाइड फीचर कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। क्लियर है जी। अब हमको पढ़ने स्लाइड फीचर्स कौन से हैं, अब आपके स्लाइड फीचर कौन से हैं। क्लियर है। तो देखिए स्लाइड फीचर क्या, स्लाइड फीचर्स क्या निकल के आए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। इसका मतलब हमको ये पता चला कि जो ह्यूमन जीनोम है वो कंटेन कितने, इसके अंदर यहां पर मैंने वैल्यू दे रखी है, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7, 3164.7, ठीक है। 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस निकल के आई। इतने ह्यूमन जीनोम के अंदर क्या होते हैं, क्लियर है, 3164.7, ठीक है, क्लियर है। तो इतने न्यूक्लियोटाइड बेसिस निकल के आए, ये याद करने आए। और एवरेज जीन, एक जीन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, 3000 बेसिस हैं एक जीन के अंदर। एक जीन के अंदर 3000 बेसिस होते हैं, ये याद रखना है। एक जीन जो एवरेज जीन होता है उसके अंदर हमको 3000 बेसिस मिलते हैं, ये हमको याद करना है। अब टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने निकल के आए, 30,000, ठीक है, 30,000 टोटल नंबर ऑफ जीन निकल के आए हैं बच्चों, 30,000 टोटल नंबर ऑफ जीन निकल के आए हैं। और एवरेज जीन क्या है, 3000। एवरेज जीन के अंदर 3000 बेसिस होते हैं। एक एवरेज जीन के अंदर बेसिस क्या, नंबर ऑफ बेसिस विल बी 3000 एंड टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, 30,000, ठीक है, 30,000 जीन्स निकल के आए। अब लार्जेस्ट जीन्स कौन सा है, डायस्ट्रोपिन। डायस्ट्रोपिन सबसे बड़ा जीन निकल के आया था, लार्जेस्ट जीन इज द डायस्ट्रोपिन, ये याद रखना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना, डायस्ट्रोपिन इज द ह्यूमन लार्जेस्ट जीन। अब मैंने आपको भी बताया था, अभी मैं बता के चला हूं कि लेस देन 2% ऑफ डीएनए कोड्स फॉर द प्रोटीन। 2% से कम डीएनए क्या करता है, कोड करता है किसको, पॉलीपेप्टाइड को, प्रोटीन को। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, ये बात निकल के आई। इसके बाद ठीक है, और इसके बाद और क्या निकल के आया, क्रोमोसोम को अगर देखें, क्रोमोसोम विद मोस्ट जीन, जिसमें सबसे ज्यादा जीन थे वो क्या था, क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 था जिसमें सबसे ज्यादा बेटे क्या थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन थे। कितने थे, 2968, ठीक है, 2968 जीन्स थे किसमें, क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन। और सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स किसमें मिले, वाई क्रोमोसोम में मिले। कितना है, 231 केवल जीन निकल के आए किसमें, वाई क्रोमोसोम के ऊपर, ये याद करना है। 231 जो जीन है वो किसमें, वाई क्रोमोसोम पे, और 2968 जो है किसके ऊपर है, वो आपके 1 क्रोमोसोम पे है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको, क्लियर है। तो आपको जब बोलते हो 2968 तो अच्छी तरह याद होता है, क्लियर, 2968। आप देखोगे ना, हम देसी आदमी है तो देसी भाषा में जल्दी याद होता, हम बोलेंगे 2000 लगाएंगे, इससे अच्छा तो 2968 कह दो, है ना। वो गाना सुना होगा आपने, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, है ना, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही है। तो वही बात, हम देसी हैं तो देसी भाषा में बोलेंगे तो और अच्छा दिमाग को स्ट्रक करेगा,
क्लियर है? क्योंकि कई बातें क्या होती है, रीजनल लैंग्वेज में जो बातें समझ में आ जाती है ना, वो फॉरेन लैंग्वेज में नहीं आती आपको बातें समझ में। हाँ, हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम विद मोस्ट जीन है 2968 है, और क्रोमोसोम विद लीस्ट जीन कितने हैं? वाई क्रोमोसोम है 231 है, याद रखना है। 99.9% डीएनए जो होता है सिमिलर होता है इन ऑल ह्यूमन बींग्स में। जितने 99.9% डीएनए सिमिलर इन ऑल ह्यूमन बीइंग एंड 0.1% डीएनए डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब सभी ह्यूमन बीइंग का 99.9% डीएनए जो क्या है वो सिमिलर है, और 0.1% जो डीएनए वो क्या कर रहा है, वो क्या है, वो केवल डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। और यही डीएनए आगे चलकर हमारे काम आएगा किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इसी का रोल होगा भैया, ये डिफर कर रहा है क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग में वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। अब एक चीज और यहां पर कि एसएनपी क्या है, ये मैंने लिखा है। एसएनपी का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको समझना जरूरी है कि एसएनपी क्या है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपी अक्कर एट 1.4 मिलियन लोकेशंस पे। हमको 1.4 मिलियन लोकेशंस के ऊपर हमको क्या दिखाई दी? ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दी? एसएनपी दिखाई दी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा? डिफरेंसेस दिखाई देंगे हमको, एक न्यूक्लियोटाइड डिफर करेगा, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे डीएनए में कैसे अभी बताऊंगा। क्योंकि ये कारण क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बच्चों कि वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। अगर जेनेटिक लेवल पे कोई वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो क्या, वो किसको बनाता है? पॉलीमॉर्फिज्म को बताता है। क्लियर है? और पॉलीमॉर्फिज्म का मेन रीजन क्या है? म्यूटेशन होता है। हम सभी जानते हैं म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन होगा उसी पर क्या होगा? वेरिएशन प्रोड्यूस होगा। आप सभी जानते हैं वेरिएशन का मेन कारण क्या होता है? म्यूटेशंस होते हैं। क्लियर है? तो म्यूटेशन, तो वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल ड्यू टू ए म्यूटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म बात कर रहा हूँ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ पर देखिए, मैंने एक सीक्वेंस ले रखी है। यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस ली डीएनए की, 5 प्राइम मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने 5 प्राइम ले रखा है। क्लियर है? तो 5 प्राइम पे ये देखिए, मैंने यहाँ पर ATGCGCTA ये सीक्वेंस ले ली 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्लियर है बच्चों? इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने ये सीक्वेंस ले ली 5 प्राइम G प्राइम। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इसके बाद दूसरी सीक्वेंस देखिए 5 प्राइम में ACGCGCTA 3 प्राइम हो गया। अब तीसरी सीक्वेंस देखिए AGGCGCTA, ये देखिए अब आपको TA। अब यहाँ पर देखिए आप इस सीक्वेंस में, और तो सभी सीक्वेंस ही सिमिलर हैं, बिल्कुल ये सब सिमिलर हैं। यहाँ पर देखिए इस सीक्वेंस में देखेंगे तो एक बेस पेयर में यहाँ T है, यहाँ पर क्या आ गया? C आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? G आ गया। तो ये क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है। एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और सभी न्यूक्लियोटाइड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। यही क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है। और जो कितने लोकेशंस पर 1.4 मिलियन लोकेशंस कितनी है? वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की है। क्लियर है? ये हमने पढ़ा। तो ये कुछ इसके स्लाइड फीचर्स थे बच्चों के, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ स्लाइड फीचर्स को हमने डिस्कस किया आपके साथ कि ये कुछ इसके क्या थे? स्लाइड फीचर्स थे। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये आजकल क्या होगी, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ बातें और मैं बता देता हूं। जैसे हमने कुछ और ऑर्गेनिजम्स का भी सीक्वेंसिंग कर रखा है। हम कौन से हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, और आपको पता होना चाहिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है। क्लियर है? कौन कौन से एनिमल है जिनकी सीक्वेंसेस, ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सीक्वेंसेस हो चुकी है। उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, जैसे बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज है आपका, बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज है, इसकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है बैक्टीरियोफाज की। ठीक है? बैक्टीरियोफाज क्या है, इसमें 10,000 बेस पेयर निकल के आए थे, इसमें निकल के आए थे 10,000 बेस पेयर, इसमें आपके 10,000 बेस पेयर निकल के आए थे। क्लियर है जी? सेकंड हम बात करें आपका
और आपका एक निकल के आया था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर का भी हमने सीक्वेंसिंग की थी। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, तो इसके अंदर ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के अंदर आपको कितने निकल के आए थे? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के अंदर हमारे के 180 मिलियन बेस पेयर, 180 मिलियन बेस पेयर निकल के आए थे। इसमें 180 मिलियन बेस पेयर निकल के आए थे बच्चों। और इसमें टोटल जीन्स कितने थे? 13,000 जीन्स थे, 13,000 जीन्स थे टोटल ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो होना चाहिए आपका, और आपका इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर, ये भी आपका हो गया और क्लियर है। और इसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया में, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का भी हमने कर रखा है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया ईस्ट होता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। ये किसका नाम है? ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। तो इसके अंदर कितने निकल के आए हैं आपके? इसके अंदर 12 मिलियन बेस पेयर थे। इसके अंदर आपके 12 मिलियन बेस पेयर थे। ये भी हम आपको बता दें, 12 मिलियन बेस पेयर थे इसके अंदर। और इसके अगर मैं जीन्स की बात करूं तो इसके अंदर जीन्स निकल के आए थे आपके 6,000 के आसपास, 6,000 के आसपास इसके अंदर हमारे जीन्स निकल के आए थे। जीन्स निकल के आए थे इसमें 6,000 पे, 6,000 के आसपास। और इसमें 12 मिलियन क्या थे? बेस पीस थे, ठीक है। एक और एनिमल था, ऑर्गेनिज्म का, बड़ा टिपिकल सा नाम है, उसको याद करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। कोइनो इसका नाम था, साइनोरेबिडिटिस एलिगेनस। आप बोल देना इसको, मुझे साइनोरेबिडिटिस रेबिडिटिस पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। एलिगेनस, एलिगेनस मैंने लिख दिया है नाम इसका, CAENORAHABIDITS। ये क्या बोलेंगे इसको, ये आप देख लेना खुद बोलकर, ठीक है। तो इसके अंदर हमको कितना निकल के आया एलिगेनस के अंदर? इसके अंदर जो जीन्स निकल के आए थे तो इसमें 18,000 जीन निकल के आए थे। 18,000 जीन्स थे इसके पास, 18,000 तो इसके जीन थे। और इसमें 97 मिलियन बेस पेयर इसके अंदर आपको देखने को मिले थे। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। बैक्टीरियोफाज के अंदर 10,000 बेस पेयर, ड्रोसोफिला के अंदर 180 मिलियन बेस पेयर, 13,000 जीन्स थे। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया के अंदर 12 मिलियन बेस पेयर। और एक ये आपका एलिगेनस था, उसके अंदर 18,000 जीन्स और 97 मिलियन बेस पेयर। क्लियर है ये एलिगेनस के अंदर। तो ये कुछ इसके क्या थे कि इनकी सीक्वेंसिंग हम, इनकी भी हम सीक्वेंसिंग क्या करें, कर चुके हैं, ये हमको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ठीक है, तो इनकी हम सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। ये छोटा सा टॉपिक आपका क्या था, ये आज जब ये टॉपिक पूरा होता है हमारा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है और मैं इस पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।